मैंने 2024 की रोड हाउस देख ली है, जैक गैलन-हॉल वाली ओरिजिनल रोड हाउस। और इस री इमेजिनिंग रीमेक रोड हाउस के बारे में मैंने वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक ऊपर दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना अगर तुमने नहीं देखा है तो। ये रोड हाउस उस रोड हाउस से काफ़ी अलग है। सिर्फ नाम सेम मिल रहा है तुम्हें और सिर्फ बार का कॉन्सेप्ट सेम मिलेगा। उसमें भी बार बिजनेस को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है इस मूवी में। पुरानी रोड हाउस में बार बिजनेस कैसे काम करती है इसको काफ़ी डिटेल में दिखाया गया था। बार चलाना कितना मुश्किल होता है ओनर के लिए, बार में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बाउंसर्स का क्या काम होता है, बाउंसर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, ये काफ़ी सारी चीज़ें ओरिजिनल मूवी में एक्सप्लोर हुई थी। लेकिन यहाँ एल्वुड डाल्टन एक बाउंसर नहीं है, वो यूएफसी फाइटर है, एक्स यूएफसी फाइटर। तो फिलहाल वो गायब हो गया है, वो हिस्ट्री है। अब उसे पैसों की काफ़ी दिक्कत है। अब पैसे जुगाड़ने के लिए उसे स्ट्रीट फाइट्स में ज्वाइन करना पड़ता है, जो इलीगल स्ट्रीट फाइट्स होते हैं। कुछ लीगल भी है, कुछ इलीगल है, तो वहाँ वो जाता है। लेकिन ये स्टेबल नहीं है उसके लिए, ये इनकम सोर्स ये वैरी करती रहती है। और वो मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल भी है, क्योंकि अपने आखिरी फाइट में उसने ओपोनेंट को बहुत बुरी तरह से मारा था और उस वजह से उसका ओपोनेंट मर गया था, जिसके बाद उसका कैरियर ख़त्म हो गया। तो उस बात के लिए वो खुद को कोसता रहता है और सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है, लेकिन कर नहीं पाता है। वो इतना हिम्मत वो जुटा नहीं पाता है। रेल लाइन पर वो अपनी गाड़ी उठा देता है, सोचता है कि ट्रेन चढ़ा देगा उसके ऊपर से, लेकिन एन वक्त पर वो अपना डिसीजन चेंज करता है। उसे एक फ़ोन नंबर दिया था फ्रैंकी ने। फ्रैंकी रोड हाउस नाम की बार की ओनर है जहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस है, और फ्रैंकी ने उसे ऑफर दिया था कि तुम आओ मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। तो वो फ्लोरिडा चला जाता है फ्रैंकी के रोड हाउस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फ्लोरिडा में जिस जगह फ्रैंकी की बार है वहाँ पर एक बिजनेसमैन ब्रांड अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है, और इसलिए वो वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, अपने गुंडे भेजता है, वहाँ पर तोड़ फोड़ करवाता रहता है ताकि फ्रैंकी उस बार को बेच दे। पर वो बेच नहीं रही है। ब्रांड का एक्चुअल में ड्रग्स का बिजनेस भी होता है, इसलिए उसे वो फ्रैंकी की बार चाहिए। वहाँ से ड्रग्स की सप्लाई करने में, ट्रांसपोर्ट करने में उसके लिए ईजी रहता है। लेकिन डाल्टन के वहाँ पहुँचने के बाद उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब ब्रांड का बाप जेल में है और जेल में रहकर भी उसे खबर लग जाती है कि उसका बेटा प्रॉब्लम में है, और वो जेल के अंदर रहने के बावजूद नॉक्स से कांटेक्ट करता है और नॉक्स को भेजता है वहाँ, और नॉक्स के रोल में है कॉनर मैकग्रेगर। तो ये है ओवरऑल प्लॉट। मूवी की फिलहाल रेटिंग मैं देख रहा हूँ 6.9, लेकिन मुझे लगता है ये आने वाले वक्त में थोड़ी सी कम हो जाएगी। मूवी में रोमांस, ड्रामा, इमोशन थोड़ा कम है, एक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सस्पेंस और ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं है। लोकेशंस बहुत खूबसूरत है, और जैक गैलेनहॉल के एल्वुड डाल्टन से ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर डग लीमन नॉक्स के कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और मूवी के क्रेडिट्स में ये लिखा भी गया है कि इंट्रोड्यूसिंग कॉनर मैकग्रेगर, तो आगे कॉनर मैकग्रेगर हमें और ज़्यादा दिखने चाहिए। एंड में एक मिड क्रेडिट सीन जैसा है जिसमें कॉनर मैकग्रेगर का कैरेक्टर अस्पताल से निकल आता है। मूवी की खास बात होगी एक्शन काफ़ी रॉ है। नॉक्स और डाल्टन के फाइट्स बहुत पावरफुल लगे। ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है, मैं देना चाहूँगा 6/10। नेक्स्ट मूवी आ रही है द क्रो। ये भी री इमेजिनिंग रीमेक है 1994 के क्रो की। अब 1994 वाली क्रो एक कल्ट क्लासिक है। वो मूवी अपने वक्त से बहुत आगे की थी। मूवी का सब कुछ बहुत बढ़िया है, डायरेक्शन, एक्शन, बीजीएम, सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस, कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स सब बिल्कुल परफेक्ट है उस मूवी के। What do you like, the Night Watchman? नहीं देखी है तो मूवी को एक बार ज़रूर देखना। और उसी मूवी के फिल्मिंग के दौरान एरिक ड्रेवन ने के द क्रो के रोल को प्ले कर रहे ब्रैंडन ली, जो ब्रूस ली के बेटे हैं, वो बुरी तरह से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई थी। उसी मूवी को रीमेक किया गया है द क्रो, जिसमें बिल स्कार्सगार्ड होंगे एरिक ड्रेवन के रोल में। उसका बेसिक प्लॉट ये है कि एरिक ड्रेवन और शेली वेबस्टर दो चाहने वाले होते हैं। उन दोनों को उनकी शादी से एक रात पहले मार दिया जाता है। उस मर्डर के 1 साल बाद द क्रो एरिक ड्रेवन को जिंदा करता है।
और उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देता है और वो अपने और अपने प्रेमिका के मौत का बदला एक एक करके लेता है। ये बेसिक कहानी थी। ओरिजिनल द क्रो जैसा कि मैंने कहा कल्ट क्लासिक है, लेकिन 2024 की द क्रो की ट्रेलर भी मुझे अच्छी लगी। एक्शन इस बार काफ़ी एनहांस्ड होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। बिल स्कार्सगार्ड का लुक भी बढ़िया लगा है। ओरिजिनल मूवी में सिर्फ द क्रो ही दिखा था हमें, लेकिन इस बार एक और ह्यूमन कैरेक्टर दिख रहा है जो एक तरह से गाइड करेगा एरिक ड्रेवन को। इस ह्यूमन कैरेक्टर और द क्रो के बीच कुछ कनेक्शन भी हो सकता है। विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया लगी है मुझे। पानी के अंदर काफ़ी सारे सीन्स हैं जो बहुत बेहतरीन लगे हैं। सीढ़ियों पर जो एरिक ड्रेवन में गोलियां बरसाई जाती है वो वाला सीन भी मुझे बहुत मज़ेदार लगा है। एंड ऑफ कोर्स एरिक ड्रेवन विल किल ईच वन ऑफ देम। I'm gonna kill them. Every single one of them. मैं मूवी देखने ज़रूर जाऊंगा और तुम कमेंट्स करना तुमने पुरानी द क्रो देखी है या नहीं। 2 हॉलीवुड मूवीज़ के बाद अब मैं बात करना चाहूँगा BMCM के बारे में, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। काफ़ी बड़ा ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है मेकर्स ने। कहानी ऑलमोस्ट पता चली गई है। कोई बहुत बड़ा हथियार है, बायोटिक वेपन हो सकता है, जिसको विलन प्रलय चुरा लेगा और उसके बाद कोई एक टास्क देगा। 3 दिन होंगे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के पास और प्रलय से निपटने के लिए 2 सनकी फौजियों को लाया जाएगा। अक्षय कुमार बड़े मियाँ, टाइगर श्रॉफ छोटे मियाँ। विजुअल्स, सिनेमेटोग्राफी और एक्शंस बढ़िया लगा है ट्रेलर में। पृथ्वीराज सुकुमारन का फेस ही रिवील नहीं किया गया है ट्रेलर में। रोनित रॉय भी एक इंपॉर्टेंट रोल में होंगे और सोनाक्षी सिन्हा का शायद एक्सटेंडेड कैमियो होगा। थोड़ी बहुत कॉमेडी रहेगी और मज़ा आएगा मूवी देखने में। बहुत ज़्यादा लंबी ना हो तो ठीक रहेगा। 10 अप्रैल को रिलीज हो रहा है। तुम तीनों मूवीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन कमेंट्स करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना बिल्कुल ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।